देन नेक्स्ट होता है कॉम्पिटिटिव लर्निंग। हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव लर्निंग क्या होता है। कॉम्पिटिटिव मीन्स द गिवन द इनपुट द पीस is a neural network will compete the resources such as the output। हमारा कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है कि हमने कितने इनपुट डेटा यानी उस पर्टिकुलर नेटवर्किंग में कितने नंबर ऑफ परमानेंट न्यूरल नेटवर्क के कनेक्शन पॉइंट दिए हैं यानी इनपुट है। एक न्यूरॉन में एन नंबर ऑफ इनपुट हम ट्रांसफर कर सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि रिसोर्सेज होता है उस पर्टिकुलर आउटपुट का कि अगर उस चीज के अकॉर्डिंग एक्ट के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है यानी हमने उतने नंबर ऑफ डेटा को एज अ इनपुट फॉर्म में ट्रांसमिट किया है। फॉर एवरी इनपुट ऑफ पीस विल प्रोड्यूस द आउटपुट यानी हर एक इनपुट के जो डेटा इनपुट है हमारा उसका पर्टिकुलर आउटपुट भी प्रोड्यूस होगा। अब उस इनपुट में एन नंबर ऑफ वेटेज की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो और उसी के साथ साथ हम डेटा डिलीवरी पॉइंट भी करें तो हमारे उसी आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा जो हम इनपुट देंगे। हर एक इनपुट का हर एक आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ओनली द मोस्ट सुटेबल आउटपुट इज यूटिलाइज। सिर्फ उन्हीं सुटेबल यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुटेबल हो उन्हीं के आउटपुट को यूटिलाइज किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात भी कर रहे हैं देख भी रहे हैं ठीक है और रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले देखेंगे व्हीकल्स हमारे ज्यादा पास है कि नहीं, तो हम उसी तरीके से एक्टिव होंगे। अगर हम किसी व्हीकल्स के ज्यादा पास है तो हम हमारे लेफ्ट को सिचुएशन दैट मींस इंस्ट्रक्शन जाएगा कि स्टॉप, आगे मूव नहीं करना है ये। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन बेसिस पे वो अपडेट करते जाएंगे कि आप क्या आउटपुट लें। एज अ एनालॉजी कंसिडर अ बिल्डिंग in the stock market. The stock are the input and each broker competes by a building with a value. The most suitable output is the highest value। अगर हम एक एनालॉजी के फॉर्म में कंसिडर करें कि हमारे पास एक बिल्डिंग है वो स्टॉक मार्केटिंग की बिल्डिंग है, यहाँ पे जो हमारे स्टॉक है वो एज अ इनपुट रिप्रेजेंट करेंगे और हर एक ब्रोकर जो है वो compete करेगा उस पर्टिकुलर बिल्डिंग या डेटा के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ बिल्डिंग कंसिडर कर रहे हैं तो अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट के स्टॉक मार्केटिंग होती है कि फॉर एग्जांपल लक्स का स्टॉक मार्केट अच्छा गया या डॉलर अच्छा गया या फिर अगर कहें कि इस कंपनी के स्टॉक अच्छे जा रहे हैं तो वो वहां पे compete करते हैं एक वैल्यू को लेके। जो जितनी हायर वैल्यू लगाता है स्टॉक मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं, अगर उसके स्टॉक मार्केटिंग के रेट अच्छे गए तो आपको प्रॉफिटेबल होगा। इन केस वो डाउन गया तो आपने जो पैसा लगाया है वो आपको उतना यूजफुल नहीं होगा, थोड़ा ये कहेंगे डूब जाता है पैसा। तो एक वैल्यू के फॉर्म में आप इसे अप्लाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही वो आउटपुट आपको प्रोडक्ट। अगर मैंने स्टॉक मार्केट में 2000 रुपए लगाए हैं, अगर वो हाई चल रहा होगा तो 2 से मुझे 3-4 भी मिल जाएंगे, अगर वो लो चल रहा होगा तो 2 से कम भी मिलेंगे। जो करेंट वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग उसके आउटपुट आपको अवेलेबल होंगे। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कॉम्पिटिटिवली लर्निंग सिस्टम illustrated in a figure in a common one। तो अगर हमारा बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कॉम्पिटिटिव लर्निंग का देखें तो हमारे पास एक फिगर फॉर्म में नीचे डिजाइनेबल है, वो भी हम लेयर बाय लेयर रीड ऑन करेंगे। It consists of a set of hierarchically layer unit in which each layer connected via extraordinary connection with the layer immediately above it and has inhibitory connection of unit its own layer। अगर हम यहाँ देखें कि हर एक हिराचिकल लेयर की कुछ यूनिट्स एक लेयर के फॉर्म में है कि एक लेयर में n नंबर ऑफ यूनिट है, दूसरे लेयर में n नंबर ऑफ यूनिट है और तीसरे लेयर में n नंबर ऑफ यूनिट है। ये यूनिट एज अ कनेक्टर के फॉर्म में एक दूसरे के लेयर से कनेक्टेड होंगी। हर एक यूनिट का अपनी लेयर होगी, यानी
अगर मैंने यूनिट 1 से लेके 10 तक की एक लेयर दी है, तो ये 1 से लेके 10 तक की अपनी लेयर है, जो कि लेयर नंबर 1 पे रिप्रेजेंट कराती है। इसी तरीके से आपके कनेक्शन लेयर बाय लेयर कनेक्टेड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्टिवेटेड मोड में ट्रांसफर करते हैं। इन द मोस्ट जनरल केस, each unit is layer received and input from each unit is the layer immediately below. It's a project of each unit in the layer immediately above. बेसिकली अगर हम देखें जनरल केसेस के फॉर्म में कि हर एक यूनिट की लेयर रिसीव अवेलेबल होती है, उसी लेयरिंग रिसीविंग के हिसाब से इनपुट फॉर्म आपका जनरेट होता है, तो जो इमीडिएटली एक्शन प्रोवाइड करता है कि आपके पास बिलो लेयर इंफॉर्मेशन है या अबव लेयर, यानी जो आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क करते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम देखते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उठते चलते हैं, तो उन प्रोसेस में ये लेयरिंग प्रोसेस है कि हमारी जो एक्टिवेटेड करेंटली रिक्वायरमेंट लेयर होती है उसी में ही वो होगी, चाहे वो उसके बिलो प्रोजेक्ट के फॉर्म में हो या अबव के फॉर्म में, तो वो इमीडिएटली वर्क ऑन होगी। तो लेयर बाय लेयर इसका कनेक्टिविटी प्रोसेस कंटिन्यू ट्रांसमिट होता है। मोरेवर विद द लेयर द यूनिट आर ब्रोकन इनटू अ सेट ऑफ इनहेरिटरी cluster in which all the element within a cluster inherit and the other element of the cluster. अगर यहाँ देखें कि एक एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे एलिमेंट से अलग हो रहा है, या क्लस्टरिंग फॉर्म में कहें कि बंचेस में से कोई एक सेट ब्रोकन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस एक सेट की वजह से दूसरे सेट को डिसकनेक्टिविटी में नहीं डाल सकते, इसलिए वो कनेक्टिविटी होता है। जो सेट आपका अलग होता है वो दूसरे एलिमेंट के क्लस्टरिंग के साइड से वो ज्वाइंट हो जाता है, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट हो जाता है। Thus the element with the cluster at one level compete with another to respond the pattern appearing on the layer below. तो बेसिकली जो आपके एलिमेंट क्लस्टर होते हैं जो एक लेयर से दूसरे लेयर पे compete करते हैं और एक पैटर्न अपीयरेंस के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो उसमें आप जब देंगे तो आपके पास डेटा इस तरीके से ट्रांसमिट होगा। Then next, the most strongly and particularly unit response to an incoming stimulus, the more it shut down the other member of its cluster. यहाँ पे अगर देखें आप स्ट्रांगली कोई पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे रिस्पॉन्स यूनिट के फॉर्म में, तो उसमें आपका क्या होता है कि जो स्ट्रांगली आएगा तो उस कंडीशन में दूसरा वाला जो मेंबर होगा या अदर एलिमेंट क्लस्टर हुआ तो ऐसा शटडाउन एक्टिविटी होगा कि जो स्ट्रांग होगा वही एलिमेंट हमारा एक्टिविटी फॉर्म में जाएगा। डायग्राम बेसिस पे अगर हम देखें तो लेयर 1 इनपुट यूनिट्स को रिप्रेजेंट कराता है, लेयर 2 इनहेरिटरी क्लस्टर को रिप्रेजेंट कराता है और लेयर 3 इनहेरिटरी क्लस्टर को रिप्रेजेंट कराएगा। दैट मीन लेयर टू लेयर फॉर्म में है। अब हमारा इनपुट पैटर्न में है कि कुछ हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं और कुछ हमारे व्हाइट स्पॉट हैं। अब ब्लैक और व्हाइट आपके पास एज अ मर्जर फॉर्म में है। अब आप क्या करेंगे, हर एक लेयर की क्लस्टरिंग बंचेस बनाएंगे कि ब्लैक ब्लैक एक साइड आ जाए या व्हाइट व्हाइट एक साथ आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप नंबर ऑफ बंचेस का सेट बनाएंगे कि मैं एक लेयर में, जैसे इनहेरिटेड क्लस्टर का मतलब होगा कि 10 नंबर के एक बंच सेट बना दूं मैं, तो 10 में कुछ हमारे ब्लैक आ जाएंगे, कुछ व्हाइट होंगे, तो इस तरीके से बंचेस हो जाएंगे। तो अब उसमें हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कि एक बंच में कितने नंबर ऑफ ब्लैक स्पॉट है या कितने नंबर ऑफ व्हाइट स्पॉट है। उसी तरीके से जब आप फिल्टर करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बंचेस 4 to 8 हो जाएंगे। अब उन्हें आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कितने नंबर ऑफ 1 है और कितने 2 है। तो एक्सट्रैक्टरी कनेक्शन अगर हम देखें तो इन्हीं बंचेस से इनपुट पैटर्न ट्रांसफर होगा जो एक हम सेट ऑफ बंच में बन जाएगा। अब उसके अंदर हमारे पास पैटर्न आ जाएगा कि पहले 2 है, फिर देन 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। इस तरीके से नंबर ऑफ सेट पेयर का क्लस्टर साइड बन जाता है और उसी क्लस्टरिंग साइड के साथ में हम डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कराते चलते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ हमारा लेयर बाय लेयर इनपुट पैटर्न ट्रांसफर होता है।
पहले आप देखेंगे कि बंचेस में है, कोई हमने ब्लॉक में अरेंज नहीं किया। दूसरे लेयर में देखेंगे जो कि क्लस्टर साइज में एक बंचेस के फॉर्म में अरेंज कर दिया है, उसमें कुछ व्हाइट स्पॉट्स हैं, कुछ ब्लैक हैं। फिर तीसरे में करेंगे तो सेपरेटिंग के फॉर्म में लेयर, पहले 1 देन 2 फिर 3 और 4। यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग है कि 2 का सिंगल पेयर है, 3 का सिंगल पेयर है लेकिन 4 के डबल पेयर है, ऐसे 5 के सिंगल होंगे या 6 के सिंगल होंगे लेकिन 7 8 के डबल होंगे। तो ये हमारे पेयरिंग बॉक्सेस हैं कि नंबर ऑफ 2 कितने हैं 1, नंबर ऑफ 3 कितने हैं 1, लेकिन नंबर ऑफ 4 कितने हैं 2। तो ये आपके पेयर बॉक्सेस से क्लस्टर साइज बन जाता है, उसी पे आप ट्रांसमिट कराते हैं। देन